हेलो स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं प्राचल वितरण विधि, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही जाता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले अपन प्राचल वितरण विधि की वर्किंग प्रोसेस देखते हैं कि उसको किस प्रकार से उसको सोल्व करना चाहिए। तो प्राचल वितरण विधि, यदि एक सवाल आपको इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा ना, तो सारे सवाल उसी तरीके से करने हैं। अब ये जो बुक है ना आपके पास, ओडी पीडी, ये दोनों वो वाली बुक में ऐसा है कि आपको यदि एक सवाल का कॉन्सेप्ट यदि समझ में आ जाता है ना, तो आप सारे सवाल खुद भी कर सकते हो, मुझे करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि एग्जाम में आप ही को करके आना है। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे खुद, उतने ज़्यादा कॉन्सेप्ट मजबूत होता रहेगा। करवाने तो मैं सारा सवाल यहाँ पे करवा दूंगा, इस पे वीडियो पे यूट्यूब पे, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप खुद करोगे तब आप नई चीज़ें सीखोगे इसके अंदर। तो सबसे पहले अपन कार्यविधि पढ़ते हैं। वर्किंग प्रोसेस, ठीक है, वर्किंग प्रोसेस। तो सबसे पहले यदि अपन बात करें स्टेप फर्स्ट की, स्टेप फर्स्ट में आपको क्या करना है? स्टेप फर्स्ट में आपको करना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलो, मानक रूप में बदलो। स्टैंडर्ड फॉर्म, जो दी गई समीकरण है उसको किस में बदलना है? अपने को स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है आपको, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? d2y/dx2 प्लस p dy/dx प्लस qy इक्वल टू r, ये आपकी क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको इसको समीकरण को बदलना है, d2y/dx2 प्लस p dy/dx प्लस qy इक्वल टू r। ठीक है, तो पहली स्टेप में आपको यही करना है। फिर स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर सेकंड में क्या करना है कि समीकरण एक में r बराबर क्या लेना है? इस r की जगह क्या लेना है? 0 लेना है। r की जगह 0 लेकर इसका क्या निकालना है? CF निकालना है। लेकर किसी भी विधि से, किसी भी विधि से, किसी भी विधि से d2y/dx2 प्लस p dy/dx प्लस qy इक्वल टू r की जगह क्या लेना है? 0 लेकर आपको क्या करना है? हल करना है। हल कीजिए। ठीक है, किसी भी विधि से आपको इसको क्या करना है? हल करना है। ठीक है, चाहे तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने स्टार्टिंग में देखा है ना, कि जैसे जैसे कि हमने वो देखा है, p प्लस क्यू एक्स इक्वल टू 0 है, 1 माइनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 है, 1 प्लस पी प्लस क्यू इक्वल टू 0 है। तो आपको उसको सोल्व करना है, इसको 0 लेकर, r बराबर 0 लेकर। ठीक है, तो अब समीकरण 2 का हल मान लेते हैं। जैसे मान लो ये हल आ गया अपने पास, समीकरण 2 का जो हल है, समीकरण 2 अपने पास ये रही। इस समीकरण 2 का हल आपका इस प्रकार से आ गया। किस प्रकार से आ गया? y इक्वल टू c1u प्लस c2, इस प्रकार से हल निकाल लिया आपने, जहाँ c1 c2 तो क्या आपके पास कांस्टेंट है, c1 c2 तो क्या है? कांस्टेंट। और u और v यहाँ पे क्या है? अक्ष के फलन है। u और v क्या है आपके पास? अक्ष के फलन है। ठीक है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। फिर दूसरी बात है कि r बराबर 0 लेकर उसका हल निकालो, और हल भी इस प्रकार से निकलना चाहिए, c1u प्लस c2v, इस प्रकार से हल निकलना है। इस प्रकार से हल निकलना चाहिए, इस प्रकार से आपका हल निकलना चाहिए, y इक्वल टू c1u प्लस c2v, इस प्रकार का आपको क्या निकालना है? हल निकालना है। ठीक है, स्टेप फिर स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या कहती है? स्टेप नंबर 3 ये कहती है कि समीकरण 1 का व्यापक हल माना, समीकरण 1 का व्यापक हल ये मानना अपने को, 1 का
व्यापक हल, और व्यापक हल अपने को क्या मानना है, ये मानना है y इक्वल टू ए यू प्लस बी वी, ये अपने को क्या मानना है, व्यापक हल मानना है। ये हो गई समीकरण संख्या 3। ठीक है, व्यापक हल अपने को क्या मानना है कि ये जो u और v फंक्शन है ये तो यूज करना है, और इनके c1 c2 के स्थान पर कांस्टेंट अपने को क्या मानना है, a और b मानना है। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या करना है, देखो व्यापक हल अपने ये मान लिया ए यू प्लस बी वी, ये हमने मान लिया y इक्वल टू ए यू प्लस बी वी, और अपने को क्या करना है, a और b को याद करना है, जो कि किसके फलन है, अक्ष के फलन है। जहाँ ए बी भी क्या है अपने पास, अक्ष के फलन है, ध्यान रखना ये कांस्टेंट नहीं है, ये अक्ष के फलन है। ठीक है, अब क्या करना है, इसके बाद में इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये जो स्टेप है वही इंपॉर्टेंट है। देखो डिफरेंशिएशन करना है अक्ष के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन करना है आपको, एक बार तो किसके रिस्पेक्ट में करना है, अक्ष के रिस्पेक्ट में। तो देखो ए का करेंगे, सबसे पहले ए का करेंगे, अपने पास क्या हो जाएगा डी ए अपॉन डी एक्स, और यू को अपन क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, फिर डी बी के रिस्पेक्ट में बी का करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, और बी को छोड़ देंगे, और इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये तो रहेगी स्टेप फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट बनेगी ये। ठीक है, अब ये आपका इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, कि ए का एक्स के रिस्पेक्ट में डी अपॉन डी एक्स, यू को छोड़ देंगे, प्लस बी का कर देंगे, ऐसे नहीं फर्स्ट को छोड़ दिया सेकंड का कर दिया मैंने, ऐसे नहीं, ए का ए के रिस्पेक्ट में करेंगे पहली समीकरण, तो ए और बी का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, पहली समीकरण बनेगी। दूसरे समीकरण में क्या करेंगे, यू का करेंगे, तो यू का करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स तो ऐसा रहेगा, और यू का क्या हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी पी अपॉन डी एक्स, और बी का करेंगे डी वी अपॉन में डी एक्स, और इक्वल में क्या करेंगे, इक्वल में अपन रखेंगे आर, इक्वल में क्या रखेंगे आर, और ये समीकरण 1 और 2 बन जाएगी। इस समीकरण 1 व 2 से क्या करेंगे अपन, ए का मान निकालेंगे, और किसका मान निकालेंगे, बी का मान निकालेंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अपने पास वेरिएशन पैरामीटर मेथड है। देखो वापस समझा देता हूं मैं इन शॉर्ट में, इन शॉर्ट में क्या करना है, सबसे पहले फर्स्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, ये तो अपनी क्या होती है, स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आर बराबर 0, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, आर बराबर क्या लेना है 0, और इसको सोल्व करना है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस, और किसी भी विधि से सोल्व कर सकते हो आप, किसी भी विधि का मतलब है कि अचर गुणांकों वाली यदि वो बन रही है तो उसके अनुसार सोल्व कर सकते हो, उससे सोल्व कर सकते हो, या आपका जो अपन ने इसमें पहले टाइप के जो क्वेश्चन किए थे उससे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो, किसी भी मेथड से आप इसको सोल्व कर सकते हो। और सॉल्यूशन अपने पास क्या होना चाहिए, जो सॉल्यूशन होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए, वो सॉल्यूशन होना चाहिए y इक्वल टू c1u प्लस c2v, क्योंकि जब अपन इसका देखो इसको सोल्व करेंगे तो उससे भी सोल्व कर सकते हैं, कि जो अपन CF का एक भाग निकालते हैं ना उससे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे एक ही भाग निकलेगा, मतलब एक ही भाग निकलेगा, और दूसरा भाग निकालने के लिए फिर दोबारा उस मेथड को अप्लाई करना पड़ेगा, तब दूसरा भाग निकलेगा। तो इस प्रकार का ये सॉल्यूशन होना चाहिए, ध्यान रखना, ये सॉल्यूशन आपका होना चाहिए y इक्वल टू c1u प्लस c2v, इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, अपने को सॉल्यूशन क्या मानना है, अपने को सॉल्यूशन मानना है y इक्वल टू c1 के स्थान पर a और इसके स्थान पर b, और ये अपने को सॉल्यूशन व्यापक हल मानना है, ये अपने को क्या मानना है, व्यापक हल मानना है। ठीक है, अब इसके बाद स्टेप स्टार्ट होती है, तो इसके बाद में क्या करना है, पहले a के रिस्पेक्ट में x के फलन है तो पहले x का इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, और u को जैसे ही रख देंगे, फिर b का करेंगे dp अपॉन dx और v इक्वल टू 0, एक समीकरण तो ये बनेगी, और दूसरी समीकरण बनेगी डी अपॉन डी एक्स इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस डी पी अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन में डी एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, आर बनेगा। यहाँ ध्यान रखना, ये जो आर है ना इसको उठा के यहाँ रखेंगे आर, ध्यान रखना ये,
और ये बनेगी आपका समीकरण संख्या 2। इन दोनों समीकरणों को सोल्व करना है और यहाँ से अपने को a की वैल्यू निकालनी है और b की वैल्यू निकालनी है। ये आपका मेथड है, ठीक है। अब मैं आपको एक एग्जांपल सोल्व कर देता हूँ, उससे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वैसे एक एग्जांपल से आपके सारे काम हो जाएगा, फिर भी मैं इसके 2-4 एग्जांपल करवाऊंगा, ऐसे नहीं कि मैं एक एग्जांपल में करवा के यहाँ छोड़ दूंगा। और ये लास्ट रहेगा, इसके बाद में ये यूनिट नंबर 3 है ना, 3 वैसे कंप्लीट नहीं होगा, इसका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में एक चैप्टर और बचेगा, वो भी मैं इसका करवाऊंगा, ठीक है। और उसमें आएगा आपका लैग्रांज मेथड जो इम्पोर्टेंट है, वहां से भी एग्जाम में छोटे क्वेश्चन जो आते हैं ना लघुगणक पर्सन, वो क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो करवाऊंगा मैं। इसके बाद में ओटी की लगभग आपकी 3 मिनट कंप्लीट हो जाएगी। तो सोल्व सवाल अपने पास है d2y/dx2 प्लस a² y इक्वल टू सेक ax। सॉल्यूशन देखो, जैसे जैसे हमने मेथड सीखा है वैसे वैसे इसको सोल्व करना पड़ेगा। पहले क्या करना है, ये बड़े क्वेश्चन में आता है, ये 2013 में पूछा हुआ भी है और बड़े क्वेश्चन में आपको आएगा, और नाम भी देकर पूछ सकता है और आपको, हाँ नाम देके पूछेगा आपको। देखो इसमें ये मेथड आपको नाम से ही पूछेगा। मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ पूरा। प्राचल विचरण विधि से हल कीजिए, ये नाम देकर ही आपको इस सवाल को पूछेगा। तो और सवालों को तो अपने को नाम नहीं देगा, लेकिन इन सवाल को नाम देकर पूछेगा तो अपने को पता चल जाएगा कि अपने को इसको किससे सोल्व करना है, प्राचल विचरण विधि से, ठीक है। तो ये आपका हो गया, नाम देकर सोल्व पूछेगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। सबसे पहले क्या करना है, दी गई समीकरण वो लिखेंगे अपन। दी गई समीकरण से क्या होगा, d2y/dx2 प्लस a² y इक्वल टू सेक ax। ये हो गई अपने पास समीकरण संख्या 1। यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मैंने लिखा दी गई समीकरण को। अब मैंने बताया था कि r की जगह क्या लेना है, 0 लेना है। r की जगह क्या लेना है, 0 लेना है, और 0 लेकर इसको क्या करना है, हल करना है। दूसरे स्टेप में r बराबर 0 लेकर, जैसे ही r बराबर 0 लेंगे यहाँ पे मानक रूप में इसको बदला हुई है, उसको बदलने की जरूरत है नहीं मानक रूप में। क्यों, क्योंकि d2y/dx2 का गुणक क्या है, आपके पास इकाई है, तो आपको मानक रूप में ये बदला हुआ है। तो d2y/dx2 प्लस a² y इक्वल टू 0। आर की जगह मैंने क्या ले लिया, 0 ले लिया, ठीक है। अब मैंने बताया था कि इसको किसी भी विधि से आपको इसका हल निकालना है, और हल भी आपको किस प्रकार से निकालना है, c1u प्लस c2v, इस प्रकार का हल होना चाहिए। तो ये तो क्या बन गई, अचर गुणांकों वाली बन गई समीकरण, अचर गुणांकों की समीकरण बन गई ना, जो कि अचर गुणांकों से सोल्व कर दो। देखो अचर गुणांकों से सोल्व हो रही है तो अचर गुणांकों से सोल्व कर दो। यदि CF का एक भाग निकाल के सोल्व हो रहा है तो CF का एक भाग निकाल कर सोल्व कर दो, किसी भी मेथड से सोल्व कर दो। इसमें ये नहीं बोला कि आपको इसी मेथड से करना है, जो कि अचर गुणांकों वाली रेखिक अवकल समीकरण है, ठीक है। तो अब अचर गुणांकों से इसको सोल्व कर दो, तो कैसे सोल्व करोगे, देखो पहले क्या लिखेंगे, सहायक समीकरण लिखेंगे इसका। सहायक समीकरण के लिए क्या करेंगे, देखो d² प्लस a² y इक्वल टू 0, ठीक है। अब d की जगह अपन क्या रख देंगे, m रख देंगे, m² प्लस a² इक्वल टू 0। m बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आयोटा a। तो ये अपने पास m की वैल्यू आ गई। तो CF क्या होगा बताओ, CF या y, क्योंकि इसका PI तो 0 हो गया, ये तो अपन क्या निकाल रहे हैं CF, और PI क्या हो जाएगा इसका 0। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, C1 cos AX प्लस C2 sin AX। ये इसका हल आ गया। मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन आपका ऐसा होना चाहिए, C1u प्लस C2v के फॉर्म में होना चाहिए, C1 cos x। इसको अपन दे देंगे समीकरण संख्या 2। यहाँ तक क्लियर है, जहाँ C1 C2 क्या है, स्वेच्छ है, C1 C2 स्वेच्छ है,
यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। तो किसी भी विधि से मान लो एक ही सॉल्यूशन निकलता है, यहाँ पे मान लो एक ही सॉल्यूशन निकलता है, C1 cos AX निकलता है, तो फिर आपको दूसरा सॉल्यूशन और निकालना पड़ता। आपको हमेशा को इस प्रकार से ही बनाना है, C1U प्लस C2V इस प्रकार का ही सॉल्यूशन लेके आना है। यदि सॉल्यूशन एक का ही निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा भी आप सॉल्यूशन इसमें और CF का एक भाग निकाल सकते हो। ऐसे भी सवाल आपको मिलेंगे, वो भी मैं आपको करवाऊंगा। ठीक है, अभी आज पहला सवाल है तो इसलिए थोड़ा ध्यान से समझ लो, समझ में आ जाएगा। ये हो गया C1 C2। अब इस समीकरण एक का अपने को क्या मानना है, व्यापक हल मानना है। माना समीकरण एक का व्यापक हल, क्या हल मानना होता है व्यापक हल में? y इक्वल टू a cos ax प्लस b sin ax, ये आपको क्या मानना है, व्यापक हल मानना है। इसको दे दिया मैंने समीकरण संख्या 3। ठीक है, अब देखो स्टेप यहाँ स्टार्ट होती है, कुछ नहीं करना है। देखो a का अपने को डिफरेंशिएशन करना है, समीकरण बनानी है दो। तो देखो डी अपॉन डी एक्स और कोस एक्स को ऐसे रखेंगे प्लस डी बी अपॉन में डी एक्स और साइन एक्स और इक्वल में क्या कर देंगे 0। ये बन गई समीकरण संख्या 4। ठीक है, अब देखो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, डी अपॉन डी एक्स और कोस एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, साइन एक्स हो जाएगा माइनस का साइन एक्स और साथ में क्या आ जाएगा ए हो रहेगा। ठीक है, प्लस डी बी अपॉन डी एक्स ए और साइन एक्स का क्या हो जाएगा कोस ए एक्स और इक्वल में क्या आता है आर। आर की जगह क्या होगा बताओ, देखो यहाँ पे पी की जगह तो क्या था ए स्क्वायर था, नहीं क्यू के स्थान पर था ना, ये तो आर के स्थान पर ये वाला पद होता है ना, आर इक्वल टू अपने पास क्या है सेक एक्स, ये रख दो ई सेक एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा, इसको अच्छे से लिखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस ए डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स प्लस बी ए डी बी अपॉन डी एक्स कोस एक्स इक्वल टू सेक एक्स। ये हो गया समीकरण संख्या 5। अब 4 को और 5 को आपको सोल्व करना है और ए और बी का मान आपको निकालना है। ठीक है, देखो अब मैं 4 और 5 को थोड़ा सा सही से लिख देता हूँ, डी अपॉन डी एक्स कोस एक्स साइन एक्स इक्वल टू 0 और ये हो गया माइनस का ए डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स और ये कोस एक्स सेक एक्स। अब आप देखो छोटी क्लास में आप कैसे करते थे, प्रतिस्थापन विधि का यूज करते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड, है ना। तो एलिमिनेशन मेथड से अपन क्या करेंगे, एक पद को हटा देंगे और अपन क्या करेंगे एक वाले पद को शेष कर लेंगे और उससे अपन क्या करेंगे मान निकाल लेंगे। तो बताओ इसको हटा देता हूं मैं, ए को हटा देता हूं, तो ए को कैसे हटाएंगे बताओ, यदि मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूं, ए से मल्टीप्लाई कर दूं और साथ में क्या ले आऊं साइन एक्स और ले आऊं, और इसको किससे मल्टीप्लाई करूं बताओ, ए तो अपने पास है, इसको मैं कर दूं कोस ए एक्स से मल्टीप्लाई कर, तो देखो मल्टीप्लाई कर दो अब इसको, ए डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स कोस एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स ए साइन स्क्वायर ए एक्स इक्वल टू 0। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा माइनस का ए डी अपॉन डी एक्स और साइन एक्स
कोस ए एक्स, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा डी पी अपॉन डी एक्स ए कोस स्क्वायर ए एक्स। और सेक एक्स को क्या लिखते हैं अपन, को 1 अपॉन कोस एक्स, और ये कोस एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वाला पर कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो क्या बचेगा, ऐड कर दो इनको, जोड़ देंगे अपन, तो जोड़ेंगे तब देखो ये वाला पद तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा, और डी बी अपॉन में डी एक्स कॉमन आ जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस कोस स्क्वायर ए एक्स, और ये क्या हो जाएगा 1 बचेगा इधर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखो साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस कोस स्क्वायर ए एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास ए डी बी अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1। यहाँ से डी बी अपॉन डी एक्स का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा अपने पास 1 अपॉन ए। अब चरों को पृथक्करण कर देते हैं, चरों के पृथक्करण से चरों के पृथक्करण में क्या करेंगे, डीबी को इधर रख लेते हैं और 1 अपॉन ए डीएक्स को इधर रख लेते हैं, फिर दोनों तरफ क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो यहाँ से b की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, 1 अपॉन ए एक्स, 1 अपॉन ए एक्स, और ये प्लस में आ जाएगा c3 कॉन्स्टेंट, तो c1 c2 तो अपने पास है, और ये आ गया c3। अब b का मान निकल गया, अब कुछ नहीं करना, आपको किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है। a कैसे निकालते हो, किसी भी समीकरण में आप इसका मान रख दो, ये जो समीकरण है ना 4 और 5, इसमें किसी भी समीकरण में आप किसका मान रख दो, इसका मान रख दो, और वो मान रखने पर अपन निकल जाएगा। तो वेरिएशन पैरामीटर मेथड इजी सही है, आपको पहले सी एफ ऐसे निकालना है, c1u प्लस c2v, फिर इसको a मानना है, a cos x प्लस b sin x, फिर इसका डिफरेंशिएशन एक बार a के रिस्पेक्ट एक्स का करेंगे, a का करेंगे x के रिस्पेक्ट में, फिर दूसरे वाली स्टेप में cos का करेंगे, उधर वाली साइड पे आ रहेगा। अब देखो किसी भी समीकरण में अपन मान रख देते हैं, तो ये समीकरण अपने पास कौन सी है, इसमें रख देते हैं अपन 4 वाली में, बस a और b का मान निकालना है अपने को, तब समीकरण 4 से, समीकरण 4 क्या कहती है देखो, डी अपॉन डी एक्स कोस ई एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स साइन ई एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, रख दो, इसमें किसकी वैल्यू रखोगे, देखो 2-3 वैल्यू काम आई आपको, एक तो डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू रखनी है सीधी, किसकी रखनी है, क्योंकि अपने को किसकी वैल्यू रखनी है, डी बी अपॉन डी एक्स की रखेंगे, और डी बी अपॉन डी एक्स की है यहाँ पे, तो डी बी अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या है 1 अपॉन, रख दो। इसको इधर ले जाओ, माइनस का डी बी अपॉन डी एक्स साइन ए एक्स, तो ये हो जाएगा डी वी अपॉन डी एक्स, इधर रखेंगे तो माइनस का 1 अपॉन ए साइन ए एक्स, कोस एक्स को उधर भेज दो, डी अपॉन डी एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन ए टेन ए एक्स। अब दोनों तरफ वही चरों के पृथक्करण कर लो, तो इधर तो आ जाएगा डी ए, और इधर आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन ए, फिर इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से ए इक्वल टू आ जाएगा -1, तो क्या हो जाएगा माइनस ए तो कॉन्स्टेंट हो जाएगा, तो ये तो बाहर आ जाएगा टेन ए एक्स डी एक्स। अब टेन ए एक्स का क्या इंटीग्रेशन होता है बताओ, log sec x होता है, टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है log sec x, log sec x होता है, तो देखो इसका क्या हो जाएगा a इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन ए, टेन एक्स का हो जाएगा log sec ए एक्स, और ए एक्स का दोबारा करेंगे तो a आएगा, और a का क्या लग जाएगा भाग लग जाएगा, और प्लस में आ जाएगा c4 कॉन्स्टेंट। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो अच्छे से, तो माइनस का 1 अपॉन ए स्क्वायर log sec एक्स प्लस c4, ये अपने को कैश की वैल्यू निकल गई, ए और बी की निकल गई। अब ए और बी की अपने पास क्या निकल गई, वैल्यू निकल गई, और ए और बी की वैल्यू निकलने से फिर अपने को क्या रखना है, सॉल्यूशन हो गया अपने पास।
क्या सोल्यूशन होगा, देखो ये जो अपन ने समीकरण 3 मानी थी ना, इस समीकरण 3 में अपने को क्या रखना है, इनकी वैल्यू रखनी है। यही अपने पास क्या आ जाएगा, वेक्टर हल हो जाएगा इसमें। तब समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या कहती है, y इक्वल टू ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -1/a² log sec x प्लस c4 cos x प्लस b की जगह क्या वैल्यू आई है बताओ अपने पास, b की जगह वैल्यू आई है -1/a प्लस c3। साइन एक्स, ये आ गई अपने पास वैल्यू। बस यही अपने पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक सेकेंड, -10x का क्या होता है, अच्छा लो cos x, देखो इसको cos x में बदल सकते हैं। अब देखो एक स्टेप और बदल सकते हो उसको, यदि अपन इसको log sec x है ना, log sec x को करेंगे तो यदि cos में बदलेंगे तो ये log cos x होता है ना, तो ऐसे भी कर सकते हो आप। तो यदि cos x में आंसर है तो cos x में करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये हो जाएगा अपने पास। ये आंसर हो जाएगा अपने पास। यदि log cos x में आ रहा है तो 1/a² log cos x प्लस c1 कॉन्स्टेंट कुछ भी दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने C1 C2 पहले ही मान रखा है तो हम और कॉन्स्टेंट देंगे। कॉन्स्टेंट से आंसर कभी गलत नहीं होता है, जैसे कि नहीं कॉन्स्टेंट आपने इसने कुछ मान रखा हो, इसमें कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट होता है। ठीक है, अब अगले लेक्चर में अपन एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे, 2 और 3 करेंगे। और ये वीडियो देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को भी लाइक करना। थैंक यू।